गोरी बहू की मुंह दिखाई काली बहू का घूंघट। कलावती, तेरी दोनों बहुएं कहाँ रह गईं? कब से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन तेरी बहुएं आई नहीं। मुझे भी इंतजार है मेरी बहुओं का, मैंने भी कहाँ देखा है उन्हें अभी तक। लो, आ गई मेरी बहुएं। आओ आओ बहुएं। अरे कलावती, अपनी बहुओं का घूंघट तो हटा, हम भी तो देखें कि कलावती की बहुएं कितनी सुंदर है। जरा सब्र करो, अभी थोड़ी देर में ही मुंह दिखाई की रस्म होगी, तो आराम से देख लेना। जिसके थोड़ी देर बाद ही कलावती अपनी बहुओं के कमरे में जाती है। रौनक बहू, ये लो, ये तुम अभी अपनी मुंह दिखाई में पहनना। ठीक है माँ जी। आवाज तो बड़ी ही प्यारी है, जब आवाज ही इतनी प्यारी है तो तुम्हारा चेहरा कितना प्यारा होगा। इतना कहकर कलावती जैसे ही रौनक का घूंघट उठाती है, वैसे ही रौनक की खूबसूरती देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो कहती है, मेरी बहू तो बिल्कुल हूर की परी लग रही है, कितनी सुंदर, कितनी गोरी है। अरे कहीं मेरी ही नजर न लग जाए। ये ले बहू, मैंने तेरे काला टीका लगा दिया है, अब तुझे किसी की भी नजर नहीं लगेगी। अब जल्दी से तैयार हो जा, अब तो पूरा मोहल्ला जलेगा मेरी इतनी सुंदर बहू को देखकर। ये शांति बहुत इतराती थी ना अपनी गोरी बहू पर, अब इसे मैं बताऊंगी, इसकी बहू तो मेरी बहू के सामने कुछ भी नहीं है। इतना कहकर कलावती अपनी दूसरी बहू काव्या के पास जाती है। रौनक को देखने के बाद कलावती यही सोचती है कि रौनक की तरह काव्या भी बहुत सुंदर होगी, लेकिन उसकी ये उम्मीद तब टूट जाती है जब वो काव्या का घूंघट उठाती है। ये क्या, इतनी काली बहू, मेरी इतनी काली बहू कैसे हो सकती है? एक बहू तो इतनी गोरी है और एक इतनी काली। अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? घर पर मेहमान आए हुए हैं, उन्हें देखने के बजाय तुम ये चिल्ला रही हो। चिल्लाऊं नहीं तो क्या करूं? आपकी क्या आंखें खराब हो गई थी क्या, आप जो ऐसी लड़की को लेकर आए हो मेरे घर की बहू बनाकर? अरे हुआ क्या, क्या खराबी है काव्या बहू में? सर्वगुण संपन्न है, पढ़ी लिखी है, क्या कमी लग रही है तुम्हें इसमें? आपको क्या इसका काला रंग दिखाई नहीं दिया कि इतनी काली कलूटी को मेरे घर की बहू बनाकर ले आए? मोहल्ले वाले क्या कहेंगे? मेरा तो मजाक बन के रह जाएगा कि एक बहू तो हीरा और दूसरी बहू कोयला है। भगवान, अब मैं क्या करूं? थोड़ी देर में ही मुंह दिखाई की रस्म है, अब क्या होगा? तू सुन ले, तू मुंह दिखाई की रस्म में नहीं आएगी, मैं बाहर कोई ना कोई बहाना मार दूंगी, समझी? और तू इस घर में हमेशा घूंघट करके ही रहेगी। ये तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ नहीं पता, जो मैंने कहा बस वही होगा। इतना कहकर कलावती वहां से चली जाती है और थोड़ी ही देर में मुंह दिखाई की रस्म शुरू हो जाती है। रौनक अच्छे से तैयार होकर मुंह दिखाई की रस्म के लिए आ जाती है और दूसरी तरफ बेचारी काव्या अपने कमरे में बैठकर अपने काले रंग की वजह से रोती है। अरे कलावती, तेरी दूसरी बहू कहाँ रह गई? वो, उसकी जरा तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैंने उसे रस्म में आने से मना कर दिया है और आराम करने को कहा है। चलो कोई बात नहीं, दो की ना सही एक की ही मुंह दिखाई कर लेते हैं। दूसरी बहू कौन सा कहीं जा रही है, उसे फिर कभी देख लेंगे। इतना कहकर शांति रौनक का घूंघट उठाती है। अरे तेरी बहू तो बिल्कुल चांद का टुकड़ा है, इतनी गोरी इतनी सुंदर बहू कहाँ से लेकर आई हो कलावती? बस लेकर आ गई हैं, और सुंदर होगी भी क्यों नहीं, कलावती की बहू जो है। काले रंग की वजह से कलावती काव्या को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो हमेशा काव्या को घूंघट में ही रखा करती थी और रौनक को बिना घूंघट के रखती थी। घूंघट में रहने की वजह से जब भी काव्या घर का काम करती तो उसे बहुत चोट लगती है। माँ जी, आप मुझे घूंघट में क्यों रखती हैं? घूंघट की वजह से मुझे कई बार चोट लग गई है। घूंघट में नहीं रखूं तो तुझे क्या मैं मोहल्ले में निकालूं और अपनी बेइज्जती करवाऊं? न जाने कौन से पाप किए थे जो ऐसी बहू पल्ले पड़ गई मेरे। बार बार मेरे पास मत आया कर, इसे बोल बोल कर मेरा तो सरदर्द शुरू हो जाता है। माँ जी, मेरे रहते हुए आपको सरदर्द कैसे हो सकता है? आप रुकिए, मैं अभी आपके लिए अदरक की चाय बना कर लाती हूँ। बहू, तू क्यों तकलीफ कर रही है? नहीं चाहती मैं कि मेरी इतनी सुंदर बहू गर्मी में काम करे। ये है ना कल्लो माई, ए कल्लो माई, जाकर चाय बना कर ला मेरे और मेरी बहू के लिए। काव्या रोते हुए किचन में जाती है और चाय बनाकर लाती है। कलावती काव्या को घर से बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलने देती थी। उसे डर था कि अगर कोई उसकी काली बहू को देखेगा तो कलावती के परिवार का काफी मजाक बनेगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन 14,576, 486,
910, 2000, 650। अरे ये क्या, ये गणक तो खराब हो गई। अब कैसे पता चलेगा कि कुल कितना हुआ? क्या हुआ जी? अरे ये देखो, गणक खराब हो गई है। अब हिसाब कितना है कैसे पता चलेगा? तो क्या हुआ, मैं अभी रौनक बहू को बुलाती हूँ, वो बता देगी। रौनक बहू, इधर तो आना जरा। जी माँ जी, बोलिए। बहू, बताना तो जरा, कुल कितना हिसाब हुआ है? कलावती के परिवार में कोई भी ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, जिसकी वजह से उन्हें काफी परेशानी होती थी। कलावती के पूछने पर रौनक भी जवाब नहीं दे पाती है, जिसे देखकर काव्या वहां आती है। बाबूजी, मुझे दिखाइए, मैं देखती हूँ। ये लो बहू। बाबूजी, कुल 18,622 हो गया। ये क्या बहू, इतनी जल्दी बता दिया? बाबूजी, वो मैंने अकाउंट्स में टॉप किया था, इसीलिए। भजनलाल काव्या की होशियारी की काफी तारीफ करता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। कलावती के परिवार का ज्यादा न पढ़ा लिखा होने की वजह से भजनलाल का भाई इस बात का फायदा उठाता है और प्रॉपर्टी के नकली पेपर बनाकर भजनलाल के घर पर ले आता है। अरे माधव भैया, आप और यहाँ? अगर मैं अपने घर पर नहीं होऊंगा तो कहाँ होऊंगा? मतलब कि मेरे छोटे भाई, ये घर पिताजी ने मरने से पहले मेरे नाम कर दिया था, तो ये घर मेरा है और मैं अपने घर में तुम लोगों को नहीं रखना चाहता, तो तुम लोग जल्द से जल्द ये घर खाली कर दो। ये कैसे हो सकता है? अरे पिताजी ऐसा नहीं कर सकते हैं। अगर आप लोगों को यकीन नहीं हो रहा है तो आप ये पेपर देख लीजिए, ये तो झूठ नहीं बोलेंगे ना? पढ़ा लिखा न होने की वजह से सारा परिवार माधव का यकीन कर लेते हैं, लेकिन काव्या को इस बात पर यकीन नहीं होता है, इसलिए वो माधव से पेपर मांगती है और उन्हें पढ़ने लगती है। ये क्या, ये तो नकली पेपर है। ये क्या बोल रही हो तुम? ये नकली पेपर नहीं है। ये नकली पेपर ही है, और अभी जब पुलिस आएगी तो आपको खुद इस बात का पता चल जाएगा। इतना कहकर काव्या फौरन पुलिस को कॉल करती है, जहां पुलिस आकर नकली पेपर बनवाने के जुर्म में माधव को ले जाती है। बहू, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आज तुम ना होती तो हम सब तो अपने घर से बेघर हो जाते। बहू, मुझे भी माफ कर देना। बस मैंने हमेशा तुम्हारा काला रंग ही देखा, तुम्हारे गुण मैंने कभी नहीं देखे। तुम्हारे इस काले रंग की वजह से मैंने तुम्हें हमेशा घूंघट में रखा, मगर आज तुम ना होती तो हम फुटपाथ पे होते। बहू। हाँ काव्या, मुझे भी माफ कर दो। मैंने भी तुम्हारे इस काले रंग का मजाक उड़ाया, लेकिन उसके बाद भी तुमने हम सब का इतने अच्छे से ख्याल रखा। हमें माफ कर दो। आप मुझसे माफी मत मांगिए। आप सब मुझसे माफी मांगते हुए अच्छे नहीं लगते हैं। आप सबको अपनी गलती का एहसास हो गया, इतना काफी है मेरे लिए। काव्या सबको माफ कर देती है और अब काव्या की सास उसे कभी भी घूंघट में नहीं रखती है। सरिता का विराट नाम का बेटा था, जिसकी शादी वो गांव की निम्मो नाम की लड़की से करवा देती है। दरअसल उसे शहर की लड़की पसंद नहीं आती है, इसलिए वो निम्मो को अपने बेटे के लिए चुनती है। गांव से शहर का रास्ता तय करने के बाद सरिता अपनी नई बहू का गृह प्रवेश करती है। आ जाओ बहू, अंदर आ जाओ। अब से ये घर तुम्हारा है और इस घर की जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। लेकिन हाँ, मेरा बेटा अभी भी मेरा ही रखना, कहीं उसे अपने पल्लू से बांधकर जोरू का गुलाम बना लो। अरे नहीं नहीं माँ जी, आपका बिट्टू आपका ही रहेगा। सासू लड़ मत बिट्टू तेरा है, जब तक डांट खाए मेरी न सुने बिट्टू मेरा है। सासू लड़ मत बिट्टू तेरा है। अरे माँ, तुम मेरे लिए नई भाभी लाई हो या इस घर को एंटरटेनमेंट करने के लिए गांव से गवार जोकर उठाकर लाई हो? देखो तो कैसे फुदक रही है। आते ही 1 सेकंड नहीं हुआ, ऊपर से सावली सी। भैया देखो कितने चमके हुए हैं मेरे। चुप कर नंदिता, अपनी भाभी के लिए कोई ऐसा कहता है? मुझे तो माँ आखिर ये समझ नहीं आता कि आपको इस गवार गांव की भाभी में क्या पसंद आ गया। ये भैया के लिए बिल्कुल भी लायक नहीं है। ओए नंदबाजी, आपकी मैया ने हमको उनके बिट्टू के लिए पसंद किया है। आप कौन होती है ऐसे बोलने वाली? हाँ, हम गवार हैं, लेकिन शातिर बहुत हैं दिमाग से, इसीलिए हमसे पंगा लेने का कभी ना ही सोचना। देखो माँ, कैसे नई भाभी की जुबान चल रही है अभी से। तू बात ही ऐसी कर रही है, जानती है ना तेरी भाभी गांव से आई हुई है। हाँ, तो चुप तो रहेगी ना।
चलो निम्मो माँ के पैर छूते हैं। अरे हाँ विराट जी, बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा कहकर जब दोनों एक साथ सरिता के पैर छूते हैं तभी निम्मो की खड़ी चोटी सबको दिखाई देती है, जिससे सभी हैरान हो जाते हैं। अरे मोरी मैया, माँ ई का देख लिया हमने। ई तो मेरा मतलब जरा भाभी का हेयर स्टाइल तो देखो, खड़ी चोटी नजर आ रही है। देखो भाभी, मैं तुमसे जो पूछ रही हूँ साफ साफ बताना, ये तुमने हेयर स्टाइल बनवाया है या हमेशा से तुम्हारी चोटी ऐसे ही खड़ी रही है? अरे ये हमारी चुटिया बचपन से ही ऐसी है, बड़ी मस्त है ना। लो मम्मी, आखिर आप दोनों के साथ भी प्रैंक हो ही गया। आप नहीं जानती थी ना, आपके हाव भाव देखकर मुझे पता चल रहा है। देखो तो भाभी की कुत्ते की पूंछ की तरह चोटी खड़ी है हवा में। अरे बहू, ये क्या है? ये हमने पहले तो कभी नहीं देखा था। हाँ निम्मो, ये सब क्या है? अब मेरे ऑफिस के दोस्त क्या बोलेंगे कि मेरी बीवी की खड़ी चोटी है? गंवार तक तो ठीक था, गांव भी ठीक था, लेकिन ये इट्स नॉट एक्सेप्टेबल, नॉट एट ऑल। अरे माँ जी, विराट जी आप परेशान काहे होते हैं? अरे जब आप हमका देखन आई थी वो बखत हमने सर पर दुपट्टा धरो था, ए लिए आपको कौनो पता नहीं चला। खैर माँ जी, ननद जी, आपकी वकालत हो गई हो तो मैं विराट जी के साथ कमरे में चली जाऊं। वो कहाँ है ना, हमरा पैर बड़ा दुख रहा है, अब सोना चाहवत है। हाँ बहू जाओ, तुम दोनों आराम करो। हमारे नसीब में ऐसी बहू आना लिखा था, तो क्या कर सकते हैं। तभी सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। निम्मो जैसे ही विराट के बगल में आकर बैठती है तो उसकी खड़ी चोटी विराट के मुंह पर लग जाती है और विराट मुंह बनाकर कहता है, अरे पागल हो क्या निम्मो, ये क्या कर रही हो? देख तो लो आगे पीछे कौन है तुम्हारे। हाँ, तुम्हारी झूलती हुई ये चोटी। ओह सॉरी जी, हमको ना पता था कि हमारी प्यारी चुटिया आपको लग जाएगी। चुटिया नहीं, अजगर जैसी चोटी है तुम्हारी, जो डसती रहेगी पल पल मुझे। इसलिए थोड़ा दूर रहा करो और थोड़े दूर से बात किया करो मुझसे। अच्छा, आप खिसिया काहे रहे हैं? हमने ऐसा भी कछु नहीं किया। निम्मो की बात सुनकर विराट जोर से हाथ जोड़कर कहता है, अरे मेरी माँ बस करो, कितना बोलती हो, खिटपिट खिटपिट खिटपिट। हैं? अरे हम आपकी अम्मा नहीं, बीवी हैं। तुम फिर बोली, चुपचाप सोती हो या नहीं? कल तुम्हारा ससुराल में पहला दिन है ना। फिर विराट की डांट सुनकर निम्मो सो जाती है। अगले दिन वो रसोई में जाकर खाना बनाने की कोशिश करती है, तभी सरिता बोलती है, क्या हुआ बहू, तूने अभी तक खाना बनाना शुरू नहीं किया? अरे माँ जी, हमको खाना पकाना है, लेकिन हमको कौनो जगह चूल्हा नहीं दिखत है। हे भगवान, तुम शहरी ससुराल में आ गई हो बहू, अब इसीलिए यहाँ तुम्हें गांव वाली चीजें नहीं मिलेगी। ये जो सामने तुम्हारे गैस है ना, इसको लाइटर से जलाते हैं ऐसे। अब बर्तन रखकर खाना पकाओ, समझी? अरे मोरी मैया, कैसे जादू से गैस जल गवा। ठीक है माँ जी, हम सब समझ गई बा। अब देखो आप, हम कितना झटपट खाना पकावत है। इतना कहते ही निम्मो फटाफट से खाना बनाती है, जिसे खाकर सब उंगलियां ही चाटते रह जाते हैं। फिर सरिता अपनी बहू को शगुन देती है। शुक्रिया माँ जी, हमें ये शगुन देने के लिए। अब हम क्या करें, हमें कोई काम दीजिए। भाभी आप ऐसा करिए, ये टीवी वगैरह, हॉल, सोफा सब गंदा हो गया है, इसे साफ कर दीजिए। ठीक है, हम अभी सब चमका देते हैं। अरे निम्मो, तुम खाना तो खा लो। हम थोड़ी देर बाद खा लेंगे जानूड़ा जी। ओहो, ये लड़की क्या बोलती रहती है। कुछ देर बाद निम्मो सोफे पर पानी डालकर साबुन लगाती है और उस पर थापी मारती है। अरे मोरी मैया, कितना गंदा होता है, काला काला निकल रहा है। जब तक रिमोट और टीवी फोटो वाली को वॉशिंग मशीन में डाल देती हूँ। माँ जी ने कहा था कपड़े उसमें धोने हैं, इसी में इन सबको एक साथ साफ कर देती हूँ। इतना कहकर निम्मो वॉशिंग मशीन में टीवी का रिमोट, एलईडी टीवी और फोटो फ्रेम को उसमें डाल देती है और मशीन चलाती है, जिसके बाद मशीन गड़गड़ गड़गड़ आवाज करने लगती है और सामान उछल उछल कर ऊपर आता है। तो निम्मो एक झाड़ू लेकर सामान को अंदर करने की कोशिश करती है। अरे ये ऐसे क्यों कर रहा है? क्या अमीरों के भी कपड़े और साफ सफाई करने के अलग ही चोचले हैं? तभी नंदिता शोर सुनकर वहां आती है और निम्मो की करतूतें देखकर चिल्ला पड़ती है। ओहो गवार सांवली खड़ी चोटी वाली भाभी, ये क्या कर दिया आपने? अक्ल वक्ल नहीं है क्या आपको? माँ भैया जल्दी आइए,
इन्होंने क्या किया? अरे नंद जी, आप ऐसे काहे चिल्ला रही हो? हमने कछु नहीं किया है। अरे क्या हुआ नंदिता, अब क्यों चिल्ला रही है तू? आप खुद देख लो भाभी ने क्या किया। वॉशिंग मशीन का सत्यानाश कर दिया और एलईडी टीवी रिमोट और मेरा फेवरेट फोटो फ्रेम। अरे मैया ओ बहू, ये क्या कर डाला तूने? सच में आज मैं पछता रही हूँ, मेरे बेटे की तुझसे शादी करवा कर इतनी महंगी चीजों को खराब कर दिया। तू तो अपने ससुराल में पहले दिन ही नहीं चली सही से। माँ जी, आपने ही तो कहा था कपड़े वॉशिंग मशीन में धुलते हैं, इसीलिए मैंने सब कुछ इसमें ही डाल दिया। तभी विराट आकर कहता है, माँ ये सोफे पर साबुन क्यों पड़ा है और वो गीला कैसे हुआ? जरूर ये भी भाभी ने ही किया होगा, इनके अलावा इतना इंटेलिजेंट कोई भी नहीं है। हे भगवान निम्मो, तुम कब समझोगी? ये सब क्या है? अरे सोफा ऐसे साफ नहीं होता है। अगर तुम्हें कुछ पता नहीं है, शहर के तौर तरीके नहीं आते हैं, तो हमसे पूछ तो सकती हो, हम बताएंगे ना तुम्हें। पर कम से कम इतना नुकसान तो मत करो यार। विराट की बातें सुनकर निम्मो खड़े खड़े रोने लगती है। अरे हमने भला ऐसा भी क्या कर दिया जो आप सभी लोगन हमका सुनाई जा रहे हैं? हाँ, हम गंवार हैं, बदसूरत है, पढ़ना लिखना भी नहीं आता, हमारी चोटी भी टेढ़ी है। माफ कर दीजिए माँ जी, हम ससुराल में अपना पहला दिन अच्छे से नहीं बिता पाए, हमने सब कुछ उल्टा पुल्टा करके भी काट दिया। अरे तुमने बेचारी बहू को कितना रुला दिया। तुम तो जानते हो वो गांव से आई है, एक ही दिन में उसे सुना दिया, उसे कुछ करना नहीं आता। थोड़ा समय तो दीजिए। और नंदिता, तू क्यों बहू के पीछे पड़ गई है? बहू मुझे माफ कर दे। माँ ने सही बोला भाभी, मुझे माफ कर दो। मैंने आपको आते ही बहुत कुछ सुनाया, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब मैं आपको शहरी तौर तरीके सिखाऊंगी। मुझे भी माफ करना निम्मो, मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। अरे कौनो बात नहीं, आप सबन ने इतना कह दिया बहुत है हमरे लिए। भाभी, मैं तो आपको ब्यूटी पार्लर भी ले जाऊंगी सुंदर बनाने के लिए। इतना कहने के बाद नंदिता निम्मो को पार्लर ले जाकर उसका मेकओवर करवाती है, जहां उसकी खड़ी चोटी हमेशा के लिए गायब हो चुकी थी और अब वो धीरे धीरे शहरी तौर तरीके सीख जाती है, जिसके बाद सभी लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं।